औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बताएं, पाकिस्तान के जैसे आपको मालूम है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी ख़बर है। मुल्क भर में कोरोना जो केसेस हैं उनकी शरह 1.90 हो गई है। और शहरी जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कुछ लोग जो है प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। तो कम अज़ कम आप लोग उनके ऊपर ध्यान ना दें। वो सारी झूठ पे मबनी बातें हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे सेशंस कर दिए। तो आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपका एनआईसी भी ब्लॉक हो सकता है, आप बैंक नहीं जा सकते। ई कार्ड की सहूलत जो है वो आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर सकती है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में, क्योंकि वैक्सीन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो आप लोग देर ना करें, जल्दी जल्दी जाएँ, वैक्सीन लगवाएँ और जो है अपनी फैमिली की जो है हिफाजत करें। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आज गर्मी की पेशन गोई कर दी है। इसके अलावा शहरी जो है गैर कानूनी तजावज़ात जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया जा रहा है, बशीर सिद्दीकी जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जितने भी गैर कानूनी तजावज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है पूरे कराची में। कुछ लोग जो है, जिस तरह से मैं अगर बात करूँ महंगाई के हवाले से और बेरोज़गारी के हवाले से काफ़ी परेशान हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी का अपना सरमाया बनाया है, आज वो बेघर हो चुके। इस महंगाई के दौर में उनका क्या कहना है, ये भी आप हमारे रिपोर्ट्स में देखते रहते होंगे। आवाम किस कदर परेशान हाल है, क्योंकि एक इंसान के पास जब छत होती है तो उसको एक छत का आसरा होता है। बाकी रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो अल्लाह ने रिस्क का खुद वादा किया अपने इंसान से, कि अपने बंदों से, अपने प्यारे बंदों से, कि मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं सुनाऊंगा। तो इसी तरह जो है, अगर आपके पास छत होती है और वो गैर कानूनी तजावज़ात की जद में आ जाती है, तो एक गरीब इंसान जब उसके सर से छत छिनती है तो उसके क्या तासुरात होते हैं, वो क्या फ़ील करता है। तो आप लोग आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करें हमारे प्रोग्राम में। आप लोग हमसे लाइव कॉल के ज़रिए बात कर सकते हैं। हम बात करेंगे जिस तरह से आज कल जिस बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो गया है, हमारी गवर्नमेंट जो है उसका क्या इसके ऊपर किरदार है, किस तरह से महंगाई कंट्रोल में रखेंगे, क्या वो आगे मामलात करेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में जो हमने इनवाइट किया है, हमारे साथ मौजूद होंगे मावने खुसूसी वज़ीर आला सिंध वीर जी कोहली को। उनको हमने इनवाइट किया स्पेशली, जो कि हमारे कहा जाता है कि हिंदू बरादरी के जो हमारे बहन भाई हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम आज उन्हीं के ही ज़बान से हम सुनना चाहेंगे कि किन किन मुश्किलात का वो सामना, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, वो मावने खुसूसी हैं। तो उनसे हम पूछेंगे कि किन किन मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है और वो किस तरह से पीपल्स पार्टी के जिस तरह से काम कर रही है, उनकी कारकर्दगी किस तरह से, और किन किन इलाकों में, सिंध भर की बात करेंगे और हम स्पेशली कराची की बात करेंगे, किन किन मसाइल का सामना पेश करना पड़ रहा है, महंगाई किस तरह से कंट्रोल होगी, और ये ऑपरेशन जो है आवाम के किस हद तक फेवर में होगा, या फिर आवाम इससे जो है परेशान। और जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कई जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, गैर कानूनी तजावज़ात की जद में दुकानें भी आ चुकी हैं, जिस तरह से घरों के जितने भी उनको तजावज़ात में वो घर जद में आए, इसी तरह से दुकानें भी जद में आ चुकी हैं। तो इसी वाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया, आज हम बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। तो अभी हमें ज्वाइन किया है मावने खुसूसी वज़ीर आला सिंध बराए इंसानी हुकूक़। कैसे आप खैरियत से? आपको खुशामदीद कहूँगी आप मेरे प्रोग्राम में आए। पहले तो हम बात कर रहे थे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गरीब आदमी जो है गैर कानूनी तजावज़ात की ज़द में उनके भी मकान आ रहे हैं, और दुकानदार जो हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी का सरमाया जमा पूंजी उन्होंने जमा करके, किसी ने अपने मतलब रेंट पे शॉप ली, तो उन्होंने उसमें अपना सामान डलवाया और वो भी इसी जद में आ रहे हैं। तो ये आवाम के लिए मतलब ये इस महंगाई के दौर में, एक तो कोविड से हम गुज़र रहे हैं और इस महंगाई के दौर में एक ये भी एक उनके ऊपर पहाड़ टूट गया। तो इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने क्या कोई उनके एक और वो मतलब ऑल्टरनेट कुछ देखा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये वाकई बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है और ये
जो गुर्बत और बाकी सारी चीज़ें हैं उनसे बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, वो फिर क्या करेगा। तो ये एजुकेशन और बाकी जितने भी बेसिक जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, उन सबसे पहला जो इशू है वो है कि उनके पास अपना घर होना चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए। तो ये है कि इसमें देखें, हमने तो हमेशा सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये रहा है, इससे पहले भी ऑनरेबल कोर्ट जो है उन्होंने जो भी अहकामात दिए हैं, ज़ाहिर है कोर्ट तो उनका हुक्म सराखों पे, लेकिन यह है कि हमने लोगों की ज़िंदगी के साथ भी इस तरह तो नहीं हो सकता कि हम एक जो है वो कोई बस्ती हो या कोई घर हो या कोई प्लाजे हो, उनको इस तरह उठा के और लोगों को सड़क पे फेंक दें। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो कोर्ट का हुक्म सराखों पे, लेकिन उसका अल्टरनेट हम देखेंगे। जब तक उसका अल्टरनेट नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल कि सिंध गवर्नमेंट इस तरह कोई एक्शन लेगी। बाकी यह है कि इससे पहले जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें भी कोर्ट के अहकाम जब आ जाते हैं तो हम बेबस हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें ताज्जुब ज़रूर है, बहुत अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि हम तो वो एक मुहावरा है ना बड़ा मशहूर के, हम तो अगर बोलते भी हैं तो मसला हो जाता है और तो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो वो बाकी जितने भी प्रोविंस है पाकिस्तान के, उसमें ना करप्शन होती है, ना बारिश होती है, ना कचरा होता है, ना इनक्रोचमेंट होती है, ना वहाँ पे करप्शन के इदारे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी नाकारा है और सारा कुछ नाकारा है। तो सिंध में मुझे नहीं समझ आती कभी कभार, क्योंकि मैं सियासी एक वर्कर हूँ, तो मैं बैठ के सोचता हूँ कि क्या ये पानी से लेके और बीमारियों से लेके और करप्शन से लेके सारी चीज़ें और तमाम इदारों को सिर्फ़ और सिर्फ सिंध में नज़र आती हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्या सोच है, वो थोड़ी बहुत तो समझ आती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते, क्या करें। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। इश्यूज़ हुए हैं और पाकिस्तान की जो 50 साल की जो तारीख़ है उसमें जो हम पॉलिटिकल वर्कर हैं या पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने तो वो भुगता है जो उनके खाते में नहीं आता था। उन तो फांसियाँ भी चढ़े हैं, सूली भी चढ़े हैं, कोड़े भी खाए हैं, जेलों में भी गए हैं और नाअहल भी हुए हैं, वज़ीर आज़म तक नाअहल हुए हैं और जलावतन हुए हैं, सारा कुछ हुआ है। लेकिन जो 50 साल जिन लोगों ने, जिन इदारों ने यहाँ रूल किया है, उनको आप कैसे बरी कर सकते हैं। यहाँ कराची शहर के अंदर एक ताकत पाई जाती थी, जो एक फ़ोन कॉल पे कराची जैसा समुंदर बंद हो जाता था। क्या वो सब इस पूरे जुर्म से बरी हो जाते हैं 2 सेकंडों में। तो ये मेरा ख्याल है कि देखो, ये जो रियासत का स्ट्रक्चर है उसको पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं देखा जाए। पाकिस्तान की रियासत हम सब की रियासत है, वो कराची का शहरी हो, वो कोयटा का शहरी हो, वो पेशावर का शहरी हो, इस्लामाबाद का हो या पंजाब लाहौर का हो। जितने भी पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ लोग बसते हैं, अभी तक तो हमें पता नहीं है कंफर्म कि 22 है या 20 है, पर 20 और 22 के बीच में कुछ ना कुछ फिगर है। अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। देखो, हम वो मुल्क हैं जो पता नहीं, कभी कभार समझ नहीं आता कि हम अभी तक ये भी तय नहीं कर पाए हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन है कितनी। हम अभी तक अंदाजे लगा रहे हैं कि जी 22 के करीब होगी, 1-2 करोड़ का फर्क होगा। तो ये मामूली फर्क नहीं है। सही बात है। लेकिन ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है। हाँ, पॉपुलेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन मेरा सवाल ये था, जिस तरह से अभी लोग बेघर हो रहे हैं, उनको कोई ऑल्टरनेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा या फिर जो आपने कहीं मतलब फेडरल से कोई आपके मामलात हुए हैं इस हवाले से, क्योंकि एक बड़ी तादाद में जो है मकान मस्मार किए जा रहे हैं, इस हवाले से मतलब देखें 2010 में पूरा सिंध जो है, पूरा सिंध, वो इतनी खौफनाक किस्म का फ्लड आया, वो पानी। अब ये होता ये है कि ऊपर जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं दरिया सिंध के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, या फिर उनका जो इदारा है अरसा, वो जब पानी की किल्लत होती है तो पानी बंद कर देता है और वो अरसा जो है वो नहर बहा देता है जो आमतौर पर नहीं बहने चाहिए थे सवा फ्लड के। और जब फ्लड बारिश होती है तो इतना पानी छोड़ देता है कि पूरा सिंध डूब जाता है। अच्छा, तो 2010 में जो सिंध पूरा डूब गया, तो उसके बदले में जो सिंध की ऊंचाई की ज़मीनें थीं, जैसे ये कोहिस्तान की ज़मीनें हैं, जो पहाड़ी ज़मीनें हैं, यहाँ पर लोग आबाद किए गए। अब अगर वो जो लोग सरकारी ज़मीन पर आबाद किए, अगर उनको पक्का करते हैं फिर भी हमारे लिए शामत आ जाती है, और अगर नहीं करते हैं फिर भी हमारे लिए शामत आ जाती है। हम तो चाहते हैं, हमारी तो पॉलिसी यही है सिंध गवर्नमेंट की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि लोगों को सबसे पहले उनको घर देने चाहिए। गवर्नमेंट लैंड बहुत पड़ी हुई है, लेकिन अगर हम देने जाएंगे तो फिर और इदारे आएंगे और वो कहेंगे जिसके पीछे कुछ ना कुछ तो करप्शन है, कोई ना कोई तो मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत होती है, जिम्मेदारी उसकी होती है, बाकी इदारों पे ये जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट को थोड़ा फ्री हैंड दें, वो अपने लोगों को सेटल करें। और अगर आप कुछ
K4 मनसूबा है या कोई और चीज़ें हैं, सर्कुलर रेलवे का मसला है, या फिर ये जो तजारत अभी जो आप ये जो अपना इनक्रोचमेंट के जो मामलात हैं, तो इस पे सिंध गवर्नमेंट को इतना उनको फ्री हैंड या स्पेस देना चाहिए कि वो अपने लोगों को सेटल करें। बिल्कुल जी, ठीक है, बारिश की आमद है। जिस तरह से पहले हुआ कराची एक सैलाब का मंजर पेश करा था, क्या आपको वापस लगता है कि उसी तरह की सिचुएशन होगी? कई कई दिन तक लोग अपने दफ्तर नहीं जा सके थे क्योंकि जिस तरह से कराची की सिचुएशन थी वो आपके सामने थी। तो क्या इस बार भी आपको लगता है कि बारिश के चंद कतरों से जो है वो पूरा कराची फिर से एक दफ़ा सैलाब का मंजर पेश करेगा? सबसे पहले तो ये जो चंद कतरे हैं ना, इसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स है। अच्छा। चंद कतरों में कहीं भी कोई भी शहर नहीं डूबता है। देखो लाहौर में भी आपने देखा कश्तियां चली और ट्रक डूब रहे थे। आपने वाशिंगटन डीसी में देखा, बहुत बड़े बड़े शहरों में देखा, और मोस्ट जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके अंदर भी देखा। जब एकदम ज़्यादा बारिश पड़ती है तो जाहिर है उनको निकलने में रास्तों में टाइम लगता है। ये शहर है और चारों तरफ घर होते हैं, फिर रोडों के थ्रू ही उनको रास्ता देने पड़ते हैं। और जो नाले हैं उनके ऊपर भी जो इंक्रोचमेंट हुई है वो भी मसला है पूरा, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, देखें। लेकिन उसमें मेरा भी यही सवाल था, मतलब कहाँ तक पहुँचा काम? चल रहा है, लेकिन लोगों की तरफ से रिएक्शन है। मौसम याद ने प्रोडिक्शन कर दिया, पेशगोई कर दी है कि इसी हफ्ते ज़्यादा बारिश होने का इम्कानात हैं। मैं आपको बताऊं कि देखो, अब ये नालों पे लोग अभी नहीं बैठे हैं, कई सालों से बैठे हैं। और जब से ये लोग आए हैं, कोई पार्टीशंस के बाद जैसे जैसे नाले बनते गए, लोग इंक्रोचमेंट पे बैठते गए। अब उस वक्त लोगों को नहीं उठाया। अब वो हज़ारों फैमिलीज जो बैठे हुए हैं इस वक्त, ताकत का इस्तेमाल करके, गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल करके उनको बेदखल तो कर सकते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ मासूम मासूम बच्चे लेकर? एक तरफ गर्मी है, एक तरफ फिर बारिशों का इम्कान है, फिर मौसम है, सारा कुछ है। तो ज़ाहिर है उनको, हमारा तो सिंध गवर्नमेंट का तो मौक़िफ़ यही रहा है हमेशा कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेट दिया जाए। लेकिन फिर वो अगर हम नहीं करते हैं तो फिर इदारों की तरफ से कहा जाता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप नाअहल हैं, आपको हम नाअहल करार दे देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको देखना पड़ता है। लेकिन हमारा क्लियर मौक़िफ़ ये है कि किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो बंदा, किसी भी पार्टी का वोटर हो, किसी भी एरिया का रहने वाला हो, लेकिन जो सिंध का शहरी है, सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह है कि उसको वहाँ से बेदखल करने से पहले उनको उनका अल्टरनेट दिया जाए। बिल्कुल ठीक, आपने अच्छी बात की। उनको अल्टरनेट तो देना ज़ाहिर है, एक उनका हक है, एक शहरी का भी पूरा राइट है, क्योंकि वो जिस तरह से टैक्सेस देते हैं, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और फिर उसके बाद उनको इस तरह के घर से बेघर कर दिया जाए, तो ये एक हमारे गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे जो हुक्मरान हैं उनके लिए भी एक सवालिया निशान है। आपने बात की कि जिस तरह से नालों के ऊपर जो है कब्जे कर लिए जाते हैं, वो मतलब जिस तरह से अभी भी काम चल रहा है नालों का, तो ये उसके बाद जब पहले ये सब चीज़ें हो रही हुई थी उस वक्त क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट को नज़र आता? ये अचानक से ऑपरेशंस भी हो जाते हैं, सफाइयाँ भी होने लगती हैं, सब चीज़ें जब ये चीज़ें बन रही होती हैं तो उस वक्त क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है? ये जिम्मेदारी बनती है ब्यूरोक्रेसी की। देखें ना, अब वो कोई मिनिस्टर हो या फिर कोई चीफ मिनिस्टर हो, वो बैठ के नहीं देख रहा होता कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वो देखते हैं लोकल जो सतह की जो ब्यूरोक्रेसी है वो देखती है। वो म्यूनसिपल कमेटीज़ देखती हैं, वो टाउन कमेटीज़ देखती हैं, वो वहाँ के जो अफसर हैं वो देखते हैं। तो उनको फौरी तौर पे रिपोर्ट देनी चाहिए कि भाई इस नाले पे कब्ज़ा हो रहा है, इस रोड पे कब्ज़ा हो रहा है, और ये जो रिंग रोड है या सर्विस रोड है उसके ऊपर कब्ज़ा हो रहा है, वहाँ प्लेज़े बन रहे हैं। तो ये जो चीज़ वहाँ पे अथॉरिटीज़ मुख्तलिफ बनी हुई हैं, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, तो इस तरह की जो अथॉरिटीज़, उस तरह की जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने नहीं किया। अब जब लोग बैठ गए हैं तो फिर हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सोचती है, क्योंकि अब इस वक्त कोई भी बस्ती हम खाली करवाएं, कोई भी चीज़ें खाली करवाएं तो हमारा तो वोट बैंक खराब होता है। और नंबर 1, नंबर 2, उससे पहले, सॉरी ये नंबर 2 पर वोट बैंक होता है, नंबर 1 पर होता है कि इंसान जो है वो दरबदर होते हैं। जो इंसान दरबदर होते हैं वो तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, लेकिन यह है कि अगर उनको नहीं उठाते हैं तो फिर कराची डूबता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने तबाह किया? वो देखो ना, इसमें बड़ी चीज़ें, कोई एक किसी का नाम नहीं ले सकते, पूरा माफिया है उसमें। वो बिल्डर माफिया भी है उसमें, वो ब्यूरोक्रेसी भी है उसमें, उस वक्त की लोकल गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेसी है वो है। कोई एक इसमें बंदा नहीं है। और दूसरा ये कि हम सब का ये ख्याल है कि जो मैंने घर बनाया है वो ठीक है, लेकिन आपका जो घर है वो गलत है। तो ये सोच है, इसको भी अगर देखो, इस वक्त एक एमपीएस थे, यहाँ के एमपीए थे सिंध के, उनका एक फार्म हाउस बनाया हुआ था, वो बिल्कुल इंक्रोचमेंट पे था, सरकारी लैंड पे था, लेकिन जब बनाया गया तो सिंध गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी उसको गालियां दी गई। तो ये चीज़ें जो है ना, ऐसे नहीं होता है। मतलब आप कहें कि किसी और का गिरा दो, लेकिन मेरा इंक्रोचमेंट में हो तो मेरी खैर है।
तो वो एक किसी का शेर है कबीर का कि बुरा ढूंढन में चली बुरा मिलाना कोई, और जब देखा अपने आप को तो मुझसे बुरा ना कोई। तो यहाँ पर हर बंदा जो है उस माफिया के साथ मिला हुआ है, जो लोकल है, लोकल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है, जो लोकल यहाँ का बंदा है, जो रहता है उस एरिया में, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अपना मुल्क है, अपना शहर है, यहाँ के रास्ते, यहाँ के नाले, वो सारे अगर महफूज होंगे और ठीक होंगे तो हम जी पाएंगे। जी ठीक है, क्योंकि आप जो है ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, और जिस तरह से आपको पता है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में हिंदू बरादरी, जो हमारे हिंदू बहन भाई हो, उनको उस तरह से उनके हुकूक नहीं दिए जाते। तो मैं समझती हूँ कि आज आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म से ये चीज़ क्लियर कर दें कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनकी क्या तालीम के हवाले से उन्हें रोका जा रहा है, या किस किस्म की, जिस तरह से कहा जाता है कि ये भी सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि ज़बरदस्ती जबरन मुसलमान जो है वो हिंदू लड़कियों को मुस्लिम करके उनसे शादी कर रहे हैं। तो ये भी एक अहम सवाल है, मैं चाहती हूँ कि आप ये भी एक अहम सवाल है जिसके आप क्लियर करें आज। नहीं, बहुत शुक्रिया। इसके दो पहलू हैं। देखें, ये बहुत अहम और एहसास मामला है, इसको मैं एक स्टेटमेंट में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरा मुल्क पाकिस्तान है वो बना इस बुनियाद पे था कि यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादती ना हो। ठीक है, तो अगर जिस बुनियाद पर मुल्क बने और वही मुल्क अगर वही काम करे तो फिर वो जाहिर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो ये पाकिस्तान जो है इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान में मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री चलाता हूँ, और बाकी मेरी बहन है सेनेटर कृष्णा, उसको एक दिन के लिए चेयरमैन बनाया गया सेनेट का। और सेनेट आपको पता है कि पाकिस्तान का अपर हाउस कहलाता है, तो उसको एक चेयरमैनशिप की एक दिन की सीट पे बिठा दे, हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। तो पाकिस्तान में हमें वो तमाम राइट्स मिले हैं जो एक शहरी को मिलने चाहिए, और कुछ मामलात में तो हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। मैं आपको बताऊं कि ये सिंध के अंदर जो सालाना बजट इस दफा भी डेवलपमेंट बजट में 1 अरब रुपया सिर्फ माइनॉरिटी के लिए अलग से रखा है, और लेकिन उसके अलावा बाकी भी तकरीबन 160-70 अरब के करीब वो हर साल 1 अरब 70-80 लाख के करोड़ के करीब हर साल ये बजट होता है, जो स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए होता है। उसमें माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप होता है, माइनॉरिटी में कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई बच्ची है, कोई बेवा है, तो उनकी सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए होता है, उनकी स्कॉलरशिप यहाँ से बाहर जाने के लिए, इलाज के लिए होता है। तो ये आम शहरियों, बाकी शहरियों के लिए नहीं होता जो माइनॉरिटीज़ के लिए होता है। हाँ, जो आपने बात कही उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान ये करते हैं, नहीं, वे चीज़ जनरल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और उनका हमारा जीना मरना उनके साथ होता है। हाँ। तो ये जुमला जो कहना बहुत गलत है, ये इंसानों को तकसीम करता है। हाँ। ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल माइंडेड है, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो किसी भी मजहब से हो सकते हैं, वो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो को उनके लिए इजी टारगेट होता है हिंदू की बच्ची अगवा करना। वो उसको अगवा करके ले जाता है, और वो जब वो कहता है कि जी मैंने तो कन्वर्ट किया और शादी हो गई, तो उसके बाद वो बच्ची जो है ना वो वालिदैन से कट जाती है। तो उसको एक ऐसी बच्ची मिल जाती है जिसका ना कोई वालिद है, ना कोई पेरेंट्स है, ना उसकी कोई बैक सपोर्ट है, फिर उसकी मर्जी है जो उसके साथ करना चाहे। तो ये बच्ची जो है ना वो जज्बातों में आजकल जो नौजवान लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो निकल तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमने कई केसेस में ऐसा देखा है कि वो फिर पछताती है, फिर वो छत पे चढ़ के आवाज़ देती है और फिर रोती है, चिल्लाती है। लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ जो लोग हैं कि भाई आप तो एक दफ़ा कन्वर्ट हो गए, अब वापसी के लिए तो वाजिबुल कत्ल हैं, तो वो फिर वापसी का रास्ता उसके लिए बंद हो जाता है, और फिर पूरी ज़िंदगी किस तरह भुगतती है आई डोंट नो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस इशू को हमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखना चाहिए। इसमें कुछ लोग हैं जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उस चीज़ को अब्यूज़ करते हैं, उसका मिस यूज़ करते हैं उस चीज़ का। और ये जब चीज़ करते हैं, इस तरह के जो इश्यूज आते हैं, कुछ बच्चियाँ अंडर एज भी घर से निकली और उन्होंने जाकर शादी की, फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि कराची प्रेस क्लब पर जब उनके हक में प्रोटेस्ट होता है तो उसमें 20% हिंदू होते हैं और 80% मुसलमान हमारे भाई साहब खड़े होते हैं वहाँ पे खड़े हुए, और हर मुसलमान अपनी ही बच्ची समझ के करते हैं। तो इसको हिंदू और मुसलमान के कॉन्सेप्ट में देखना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को अब्यूज़ करते हैं, इस चीज़ को मिस यूज़ करते हैं। ये मेरा पाकिस्तान है, ये खूबसूरत गुलदस्ता है और उसमें तरह तरह के फूल हैं, और हम ये किसी को राइट नहीं देंगे कि हमारा जो इतना प्यारा खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें इतने सारे रंग हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उसको कोई एक रंग का बना दे। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और आप उसमें हम सब पॉलिटिकल लोग हों, मीडिया के लोग हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों,
हम सब ने मिलकर इस गुलदस्ते को बचाना है इंशाल्लाह। तो इन जिस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, एक ये भी मतलब एक गलत मैसेज जा रहा है, तो इस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर भी आप बात करें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। बैक नाज़रीन, वेलकम बैक जी। हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे जिस तरह की मैसेजेस दिए जा रहे हैं, मतलब कौमियत के हवाले से, मज़हब के हवाले से, तो वो जो है मैं चाहूँगी आज हमने अपने प्रोग्राम में वीर जी कोहली साहब को इनवाइट इसीलिए किया था कि क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। ना सिर्फ ये हिंदू अपनी बरादरी के लिए कर रहे हैं, और ये मुसलमानों के भी हक़ में काफ़ी, आप देखें सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी वीडियोज़ वायरल हुई हुई, आप देख सकते हैं। तो जिस तरह सोशल मीडिया पे जो एक अजीब सा जो एक मैसेज दिया जा रहा है एक कौमियत का, एक मज़हब का, तो इसके हवाले से आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं अभी तक? देखें, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 11 अगस्त को स्पीच में उन्होंने कहा था कि भाई इससे पहले जो मूवमेंट चल रही थी जिसमें माइनॉरिटी के साथ ज़्यादती होती थी, तो वो मूवमेंट चल गई जी हाँ। और कामयाब हो गई, मुल्क बन गया, हम आज़ाद हो गए। आज के बाद इस मुल्क में ना कोई हिंदू अपने आप को समझे, यानी कि तन्हा ना समझे, ना कोई मुसलमान रहेगा, हम एक मिल के रहेंगे, यानी एज शहरी रहेंगे। तो अब जो भी सोशल मीडिया पे गैर जिम्मेवार लोग हैं, जो इस तरह के फसाद फैलाना चाहते हैं, इस तरह की नफ़रतें फैलाना चाहते हैं और समाज के अंदर दरारें पैदा करना चाहते हैं, ये नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, उनको कंडेम करना चाहिए। पॉजिटिव जो इंसान दोस्त इंसान होता है, जो सोच होती है, उनका काम है लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं है। और यही सूफीज़म है, इस धरती का जो सूफीज़म है, तसव्वुफ़ है, उसमें ये वो सिखाया हमें वही है कि आप मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। और इस सूफीज़म में तो कहीं ये नहीं था कि अब देखें शाह लतीफ़ भिटाई जो हैं, एक ज़माना था जब किसी ने कहा कि शाह लतीफ़ भिटाई से कि तुम जो जिनके साथ बैठ के डिस्कस करते हो, ये तो मदन जो है वो दीवान है और ये काफिर है। उसने कहा ये काफिर मेरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे कब्र के साथ ये दफन होगा। तो अब देखें, आप शाह लतीफ़ भिटाई के दरगाह पे जाएँ जिस पे लाखों लोग आते हैं जब उनकी अपना सालाना उर्स होता है, तो वहाँ उनका जो मेन मुकबरा है, जो उनके अंदर मदन दफन है। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपको सिंध में मिलती हैं, इसलिए कि सिंध सूफियों की सरजमीन है। तो इस सूफियों की सरजमीन में बैठ के कोई नफरत की बात करे, उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखें जो इस तरह की नफरतें हैं, पड़ोसी मुल्क हम देख सकते हैं, अफगानिस्तान, बाकी बहुत सारे ममालिक में हमें पता है। यहाँ हमारे इस तरफ जो पड़ोसी मुल्क हैं उनका भी हम देख लें कि जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को ये जब ये मोदी साहब सीएम थे उस वक्त जो हुआ, वो सारा हमारे के सामने है। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं कि जब आप नफरतों के बुनियाद पे एक मज़हब को जो माइनॉरिटी में है उनको टारगेट बना के जब लोगों को जिंदा जलाते, उसका नतीजा क्या निकलता है। तो ये जो चीज़ है ये आग की तरह है, और इसमें जब कहते हैं कि लगेगी आग तो घर जलाएंगे सभी के, इसमें मेरा मकान सिर्फ थोड़ी है। तो ये जो आग है जिसके साथ हम खेल रहे हैं, हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इस आग जब लगती है तो फिर ये घर नहीं देखती किसका घर है। मैं ये समझता हूँ कि आप और हम सब पर ये जिम्मेदारी है, एज ए शहरी हम ये देखें कि अपना एज ए शहरी हमने अपना रोल प्ले करना है, एज ए हिंदू और एज ए मुसलमान नहीं। सही बात है। मेरे लिए एक कविता जो किडनैप होती है उसमें और कोई जुलेखा किडनैप होती है उसमें मेरे लिए कोई मैं फ़र्क महसूस नहीं करता हूँ, और अगर मैं करता हूँ तो फिर मैं इस ओहदे के काबिल नहीं हूँ, ना मैं इंसान के काबिल हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो भी चीज़ें हैं अगर मिलकर बहुत खूब में मज़ा आता है जब कोई मेरे घर पे जब इफ्तार पार्टी होती है और अलामा साहिबान आते हैं। बिल्कुल, अभी यही मैं जिक्र करने वाली थी, हमारे नेबर हैं और वो भी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो जब रमज़ान वगैरह आते हैं तो वो मतलब हमें गिफ्ट देते हैं, बाकायदा हमें इनवाइट करते हैं अपने घर पे, और वो बोलते हैं कि हम भी आपके घर पे आएंगे। एक अच्छा उनके साथ एक है अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे घर पे होली सेलिब्रेट हो रही थी, मैं आपको बताऊं, अभी होली गुजरी है कुछ महीने पहले, तो हम होली सेलिब्रेट कर रहे थे, बीच में इस तरह की इन्वायरमेंट बन गई थी। एक दो शहरों में ये हुआ था कि होली के रंग कहीं लगे तो किसी लोगों ने एतराज़ किया, तो फिर बच्चों ने थोड़ा लिमिटेड कर लिया, मखसूस कर लिया कि भाई ठीक है। तो एक अलामा है डॉक्टर मसूद जमाल, तो वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बड़ा नाम है उनका।
वो आए और मेरे दरवाजे पे खड़े हो गए, मुझे कहते हैं कि वीर जी आप मुझे रंग नहीं लगाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं लगाएंगे। मैंने उनको गले मिला और इतना खुश कि देखो ये मेरा सिंध है, ये मेरा पाकिस्तान है। और यही हमारे कायद का विजन था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था कि इस मुल्क के अंदर जो लोग सिर्फ इंसानों के बुनियाद पे किसी भी तासुब परस्ती, किसी मजहब परस्ती या किसी जबान या किसी का कोई इम्तियाज नहीं होगा, ये सब बराबर होंगे। और हमारा जो पाकिस्तान का आइन है उसका आर्टिकल 25 है कि एवरी सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून की नजर में भी, ये तो हम कह रहे हैं सोशल वैल्यूज, लेकिन कानून की नजर में भी इक्वल है कि हाँ कि कोई भी शहरी किसी के ऊपर और नीचे, कम और ज्यादा नहीं होगा, सब शहरी बराबर होंगे कानून की नज़र में। ये हमारे आइन की शिक है 25। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं SBCA की तरफ, हम फिर से आ जाते हैं। SBCA ने मज़ीद इमारतें मखदूश करार देती हैं, तो कितने कराची की आवाम, कितने लोग फिर से बेघर होने जा रहे हैं? देखो ये आम बात नहीं है, ये बहुत संजीदा है। और इस पर कल भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस पर बैठ के एक कोई लाहेमल बनाते हैं, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट है, उनका जो भी डिसीजन है सर आंखों पर, उनका जो भी हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे, लेकिन उसका लाहेमल तो बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि अभी कोर्ट ने हुक्म दिया और जाओ और सबको तोड़ दो। तो ये थोड़ा सा लाहेमल बनाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या उनको किस तरह हम उनको बेदखल करके कहाँ रखें। तो ये चीज़ है जिस पर लाहेमल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसमें बजट भी चाहिए होगा, इसमें स्पेस भी चाहिए होगा, दो चीज़ें हैं। तो ये गवर्नमेंट और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो उस पर थोड़ा वर्किंग करके बताएगा, और चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको डायरेक्शन दी है। अब देखें कि वो सबसे पहले तो स्पेस देखेंगे कहाँ ज़मीन गवर्नमेंट की अवेलेबल है कि जहाँ वो लोग जाकर आबाद हों, और आबाद हों तो कैसे हों। वो लोग तो अपनी वो लेकर बैठे हुए थे, अब कोई अपना फ्लैट लेकर बैठा हुआ है, और या फिर कहीं गवर्नमेंट के लैंड पे उन्होंने नाले के उसके किनारे पे किसी ने अपना घर बना दिया, या नाले के बीच में भी जो ऊपर जो इस तरह पुल वगैरह बने उसके ऊपर भी घर बना लिए। तो अब जो घर बने हुए हैं, लोगों ने उस पर खर्चा करके घर बनाया, उनके पास एकदम से तो इतने पैसे नहीं होंगे कि कहीं भी जाकर घर बना लें। तो इसमें वो तो सारी उनकी जिंदगी की जमा पूंजी, हाँ। और वो जमा पूंजी जब इस तरह से अपनी आंखों के सामने वो टूटते हुए देखेंगे, तो ये जो मसला है ये बातों से हल होने वाला नहीं है। इसमें दो चीजें चाहिए होंगी, नंबर एक स्पेस चाहिए होगा कि वो कहाँ सेटल होंगे, नंबर दो बजट चाहिए होगा। तो ये दोनों चीजें हैं जिस पर बैठ के, और चीफ मिनिस्टर साहब इनको बुलाएंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट को, बैठ के इसको लाहेमल बनाएंगे, ऐसे उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। जिस तरह से कराची में पिछले दिनों भी, कुछ महीनों पहले भी एक बड़े ही मतलब एक्शन के साथ जो है पूरे कराची का सफाया किया गया था, जिस तरह से जगह जगह पे ये ठिए और इस तरह की गैर कानूनी, जिस तरह से उन्होंने दुकानें बना ली थी, तो वो भी बीच में एक काफ़ी बड़ा ऑपरेशन चला था। तो उनका कोई ऑल्टरनेट का भी कहा गया था, लेकिन उनको भी आज तक कोई ऑल्टरनेट दिया नहीं गया है। हाँ, उसमें मैंने कहा ना कि इश्यूज़ हैं। देखो पीछे हम कोविड से गुजरे हैं और कोविड की खौफनाक लहर से गुजरे हैं, तो उसमें बहुत सारे इवन हम सब के जो डिपार्टमेंट थे उन सब में से पैसे निकाल के कोविड में लगाए हैं। और रातों रात जो है वो सैकड़ों बेड्स की हॉस्पिटल बनानी पड़ी, और वो चीज़ें जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कुछ और बन रहा था वहाँ पे हॉस्पिटल्स और आइसोलेशन सेंटर बनाने पड़े। तो ये जब एकदम से चीज़ें वबा आती है तो फिर वो सारी चीज़ें किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। लेकिन उसमें जाहिर है बजट चाहिए और स्पेस चाहिए। मैंने आपको कहा, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट संजीदा है और इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन एक बात और है जो हम शहरियों के लिए है, शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि देखो अब किसी ने एक ने बना लिया तो कहे क्योंकि इसने बनाया इसलिए 10 और बन जाएंगे। और अगर ठेला आपने लगाना है तो फिर ये ख्याल नहीं करना कि ठेला कहाँ लगाना है, बीच सड़क में लोग आकर लगा देते हैं। फिर कुछ लोगों की हरकत की वजह से फिर भुगतता पूरा बाजार है। सही बात है। तो वो जब कुछ ऐसे लोग अगर इंक्रोचमेंट करके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरों का काम ये नहीं है कि जितना वो बढ़े इतना हम बढ़ जाएं। दूसरा काम है उनको रोकना और ऊपर इतला देना कि भाई देखो ये अपनी लाइन क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट भी तो एक्शन में नहीं आते ना, ये भी तो बहुत बड़ा अलमिया है यहाँ पे। हाँ, उसमें जाहिर है कुछ माफियाज इन्वॉल्व होती हैं, और वो जो माफिया हैं इन्वॉल्व होते हैं वो गवर्नमेंट लैंड पे बिल्डिंग्स बना के और लोगों को, अब ये देखो जो प्लाजे गिर रहे हैं जो शहर फैसल के साथ, अब ये प्लाजा जो है उसको तो बेचा है प्रॉपर, और कई लोगों ने उसको बाकायदे तस्दीक किया होगा कि भाई ये हाँ हम ले रहे हैं, जो सही प्रॉपर्टी ले रहे हैं। उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट देखा होगा। सारे कराची शहर के अंदर कोई अनपढ़ तो लोग तो है नहीं, वो सारे पढ़े लिखे समझदार ऑफिसर लोग जो जिन्होंने वो फ्लैट्स खरीदे हैं उन्होंने जरूर डॉक्यूमेंट देखे होंगे। लेकिन वो डॉक्यूमेंट कहाँ से वेरीफाई हो रहे थे, किस तरह हो रहे थे, हालांकि सब कुछ गैर कानूनी था। एक चीज, और दूसरी चीज ये कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि कितने भी 100 साल भी गुजर जाए लेकिन इलीगल रहता है। लेकिन उसी तरह हम देखें कि
बैरिया टाउन है और बहुत सारी टाउन्स बनी हुई हैं, वो जो है वो उनको लीगल स्टेटस मिल जाता है, बनीगाला को मिल जाता है, लेकिन गरीब की झुपड़ी है उसको लीगल स्टेटस नहीं मिलता, 100 साल के बाद इलीगली रहता है। तो ये कुछ लोगों को लीगल मिल जाना और कुछ लोगों को इलीगल रहना, 100 साल के बाद भी गरीब की झुपड़ी अगर इलीगल रहे, तो ये सवाल तो हैं, लेकिन जाहिर है कोर्ट है, अदलिया है और उनके अहकामात हैं, हमारे सर आँखों पर हम करेंगे। बिल्कुल जी। वीर जी, वज़ीर आला सिंध का महंगाई के हवाले से मतलब क्या ऐलान है अभी? अभी देखें, 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो 30,000 नौकरी का ऐलान किया है और 30,000 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में नौकरी हैं, और उसके अलावा कर्जे का है 20,000 से लेकर 1 लाख तक छोटे छोटे कर्जे, ताकि कोई लोग ठेला लगाना चाहें, क्योंकि इस कोविड की वजह से जो लॉकडाउन और इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से वो आम लोग जो रोज़ाना ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मुलाजिमीन या बिजनेसमैन, वो तो चलो अपनी जगह नुकसान सबको हुआ है, लेकिन वो भी फिर भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन वो जो ठेले वाला, वो जो बंदा कहीं डेली वेजेस वाला, तो उनके लिए जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए 20 से लेकर 1 लाख तक कर्जे का पैकेज रखा है, ताकि वो अपने, अगर किसी का ठेला बंद हो गया, किसी की कैबिन बंद हो गई है, किसी का छोटा दुकान बंद हो गया, तो वो उसको कर पाए। दूसरा ये है कि कुछ 1 से 20 लाख तक, 20,000 से 1 लाख तक। अच्छा, 20,000 से 1 लाख 20,000 से 1 लाख तक, ताकि ज्यादा लोगों को दे सकें। ठीक है, क्योंकि लाखों में देंगे तो कम लोगों को दे सकेंगे, और जो ठेले वाला है उसको 1 लाख में उसका ठेला लग जाता है, 20,000 में लग जाता है, 50,000 में लग जाता है, जो जिसको जिस तरह। क्योंकि रूरल एरियाज में जाएं तो वहाँ लोग जो फ्रूट वगैरह बेचते हैं ठेले के ऊपर, उनका 20-30,000 में ठेला लग जाता है, 50,000 में लग जाता है। तो वो छोटे छोटे कर्जे ज्यादा लोगों को दे पाएंगे, बड़े बड़े कर्जे चंद लोगों को दे पाएंगे। तो ये एक ऐसा सोचा है। 5 लाख का भी है, लेकिन वो लिमिटेड है, और 1 से 20,000 से 1 लाख तक ज्यादा है, और ऊपर के जो है वो कम है। ठीक है। और बाकी महंगाई के हवाले से कमिश्नर कराची से कोई आप लोगों की मीटिंग हुई रेट लिस्ट के हवाले से? क्योंकि जो कमिश्नर कराची की तरफ से रेट लिस्ट निकलती है, लेकिन उस तरह से रेट्स के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा है। उनकी टीम्स, डीसीज वगैरह जितने भी प्राइस कंट्रोलर हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो अभी मतलब उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए। एक अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर टमाटर जो है 50 रुपये किलो है, तो वो 150 रुपये, 250 रुपये किलो जो है मार्केट में मिलते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा जो एक सवाल है, जो आवाम जिसकी वजह से बड़ी परेशान है। क्योंकि अगर डेली वेजेस की बात करें, जिसकी 150-200 मतलब डेली की दिहाड़ी है, वो किस तरह से अफोर्ड करेगा? वो सिर्फ टमाटर लेकर आ जाएगा तो बाकी खाना कहाँ से बनाएगा? देखें, जो स्ट्रक्चर होता है रियासत का, उसमें एक इदारा नहीं है, बहुत सारे इदारे हैं। उसमें एक तो वो है जो फूड डिपार्टमेंट है, वो देखता है कि भाई हाँ क्या हो रहा है, वो चीज़ें एक नंबर 1। नंबर 2 प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है, तो प्राइस कंट्रोल जो वो लोग भी अलग से देखते हैं कि प्राइस पे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीसरा, वहाँ के जो कंसर्न जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको भी इख्तियारात है कि आप जाकर प्राइस चेक करें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3-4 इस किस्म के इदारे हैं। अब वो फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन 3-4 किस्म के इदारे हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं मार्केटिंग के अंदर। तो वो मार्केट के अंदर फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं, फूड डिपार्टमेंट तो जब आपके फूड का मटेरियल, उसका चेक एंड बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए, वो इवन फ्रूट के भी अंदर किसी भी आप अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, खाने की कोई भी चीज़, चाहे वो दूध हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो फ्रूट, जो भी खाने की चीज़ है, वो फूड की जिम्मेदारी, उसकी क्वालिटी चेक करना, उनकी क्वालिटी चेक करना। और प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है, उनका काम है अपना प्राइस कंट्रोल करना। और जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको अलग से इख्तियारात हैं कि आप जाकर कहीं भी अगर जो गवर्नमेंट का रेट है उससे कहीं आगे पीछे कोई भी करता है, तो असिस्टेंट कमिश्नर हर तहसील का होता है, उस तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर को इख्तियारात हैं। अब कहीं ऐसा उस पर अमल नहीं हो रहा होता है, तो फिर ये जो जागे हुए शहरी हम लोग हैं, उन पर ये जिम्मेदारी बनती है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को इस तरह का इतलात दें। उनकी हेल्पलाइन भी बनी हुई है, और वो एडवर्टाइज भी आता है बाज़ दफ़ा कि आप उस पर फौरी तौर पर इतला दें ताकि उस पर अमल दरामद हो सके। लेकिन ये ना हो कि क्योंकि वो फलाना जो है वो मार्केट रेट से अगर 20 रुपये ज़्यादा बेच रहा है तो मैं भी ज़्यादा बेचूं, और सब ज़्यादा बेचेंगे तो जो कस्टमर है वो लेने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन एक अगर 50 रुपये बेच रहा है और दूसरा अपना 60 रुपये बेच रहा है, तो लोग 60 को छोड़ के 50 खरीदेंगे जी। तो ये चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि जो हम लोग हैं, हमारे अंदर भी ईमानदारी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी तो दर्जा है, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, इस तरह से। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पास मार्केट में जो अगर मैं बात करूँ जिस दर्जे की, तो हमारे पास 3rd कैटेगरी आती है, हमारे पास 2nd भी नहीं आती है। वो तो प्रोडक्ट हमारी जितनी भी बनती है ना, अब देखें, हमें सस्ता चाहिए होता है, हम कोई भी चीज़ खरीदें, हमारा ये माइंड सेट बन गया है
ये एशिया का माइंडसेट सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये एशिया का माइंडसेट है कि कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओ तो हम पहले पूछते हैं कि कितने का है, कह रहे 200 रुपये, कह रहे कुछ रियायत करो। तो वो फिर रियायत का मामला जहाँ आता है ना, तो वहाँ फिर वो अच्छी क्वालिटी वाले लोग बाहर बेच देते हैं, वहाँ पर तो प्राइस लिखा होता है और आप खामोशी से देते हो और फिर लेकर आ जाते हो। हमारा खाने का अच्छी चीज नहीं है। हमारा जो क्योंकि हमारा माइंडसेट ये बन गया ना, तो ये देखो मार्केट में वो चीज बिकती है जिसकी डिमांड होती है, तो हम अगर अच्छी चीज की डिमांड करेंगे तो अच्छी चीज आ जाएगी। हम हर चीज में कहते हैं कुछ रियायत करो, कुछ रियायत करो, जो फिर दुकानदार होता है वो फिर वो चीज लेके आता है जिसमें वो रियायत कर सके। अब एक वो फिक्स रेट वाला जो है ना, वो हम लेने के आदी नहीं है, तो फिर वो जो बेचने वाला वो नहीं, मैंने बहुत सारी दुकान पे मैंने देखा है वो फिक्स प्राइस लिखा हुआ होता है। वहाँ पे भी खवातीन बोल रही होती है भाई इसमें भी तुम कुछ कम कर दो, कुछ कम कर दो। ऐसा भी होता है। कम करने वाले मामले में फिर ये होता है कि एक दुकानदार जो है वो दूध बेच रहा है 120 रुपए किलो, तो हम कहते हो भाई तुम तो बड़ा महंगा बेच रहे हो, वहां तो 90 रुपए किलो मिल रहा है। अब हमें नहीं पता कि 90 वाला क्या उसके अंदर मिला रहा है और वो हम बच्चों को क्या जहर पिला रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, हम सस्ता लेने के चक्कर में 2 नंबर चीजें खरीदते हैं, और इसमें मैं और आप सब शामिल है, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ, ये हम सब इसमें शामिल है, क्योंकि हम लेते ही वही चीजें जो सस्ती है। तो फिर हम अगर महंगी है तो उसमें भी थोड़ा हम कहते हैं थोड़ा कंसेक्शन करो, थोड़ा इसमें बार्गेनिंग करो, तो फिर वो ये चीज़ जो है ना मार्केट में कहते हैं जो बिकती है ना वही मार्केट में आती है। तो अगर हम मार्केट पे टैक्स इसलिए भी नहीं देते, लोग वो दुकानदार देते कि हम उसके पक्का बिल नहीं बनवाते, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जिम्मेदार शहरी को, हमारी जो एक्चुअली तो हमारा जो समाज है या फिर हमारा मुल्क है ना, वो एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए था, वो अभी तक बन नहीं सका है। हमारे पास किसी भी इदारे का जो मैकेनिज्म एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है, और उसकी बहुत सारी वजूहात है, इस पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन ये है कि स्ट्रक्चर तब बनता है जब एक चीज़ मुसलसल चलती रहे। देखे ना, अगर आपका शो मुसलसल चलता रहेगा तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना, और आप एक शो करें और फिर 5 साल घर बैठ जाए फिर एक शो करें तो आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इसी तरह हर फील्ड में जहाँ जहाँ बंदा है वो जो प्रोसेस में चलता है तो वो आगे जाकर, यहाँ पर हमारे बदकिस्मती ये है कि जो ह्यूमन राइट्स के हमारे मुअत्तल रहे, हमारे राइट्स, बेसिक राइट्स मुअत्तल रहे कई साल, और बहुत सारी और वजूहात हैं जिसकी वजह से हम अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंच सके। हमारे बाद जो 70s में हमारे साथ जो होते थे वो भी हमारे आगे निकल गए बहुत। तो अभी भी कौन से इख्तियारात है जो आप लोगों को चाहिए, जो बेसिक आप बोल रहे हैं राइट्स हमें मैं ये समझता हूँ, देखो ये मेरा अपना ओपिनियन है, कोई आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें सोशल वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें एजुकेशन स्ट्रक्चर पे, ह्यूमन राइट्स स्ट्रक्चर पे हमारा जो है ना वो बाकी बजट बहुत ज़्यादा होता है, और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं, जो इंसानों के रहन सहन, इंसानों के जो वेलफेयर के काम हैं, उस पर बजट नहीं खर्च होता है। तो ये पॉलिसी है पूरी, इस पॉलिसी पूरी जो स्टेट की पॉलिसी है उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, विराज जी कोहली हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी मज़े की भी गुफ्तगू रही, कराची की सूरत हाल पे हमने बात की, आवाम जिस तरह से वो दर्द महसूस कर रही है वो भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा। आप जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं बस ये है कि देखो ये हमारा मुल्क है और इसमें जो रहते हैं हम सब एक हैं, एक ही मुल्क के शहरी हैं, और इंसानियत के नाते हम सब आपस में भाई हैं। तो हम सब पर ये फ़र्ज़ बनता है कि इस समाज के अंदर एक जागे हुए शहरी का जो किरदार होता है वो अपना प्ले करें, और जब तक हम जागे हुए शहरी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे समाज आगे नहीं बढ़ सकता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जी ठीक है, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि एक जागे हुए शहरी जो है आप लोग अपना किरदार अदा करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है SOPs को फॉलो करें। जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि 1.90 हमारी जो है शरह हो गई है वैक्सीन की, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वैक्सीन की तरफ जाएँ, वैक्सीन लगवाएँ, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी महफूज रखें, और जो सोशल मीडिया पर जो झूठ पर अपनी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, वायरल की जा रही हैं, आप लोग उनके ऊपर किसी किस्म का कोई ध्यान ना दें। गवर्नमेंट की जारी करदा हिदायत को आप फॉलो करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरह से जितने भी ये चीज़ें पहले ख़ुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और फिर उसके बाद अपनी आवाम के लिए उन्होंने वो चीज़ रखी है कि आप लोग इस चीज़ से आप फैज़याब हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन जो है काफ़ी एक्सपो सेंटर में आप लोग जाए, वहाँ पर आपको फ्री वैक्सीन लग रही है, तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप जाएँ वहाँ पर जाके अपना NIC ओरिजिनल NIC के साथ आप लोग वहाँ पर जाएँ और जाके अपनी वैक्सीन लगवाएं। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया था, हमें हमारे और गेस्ट जो हैं वो ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। या उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक सरबराह CPLC अहमद शनाए साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप। और साथ ही हमें ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन DSP। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं। पहले तो माजरत नाजरीन, इतना बड़ा बीच में इतना लंबा हमने ब्रेक ले लिया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। खैर, मैं अहमद शनाए साहब आपसे स्टार्ट करूँगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें, तो आपको क्या लगता है ये स्ट्रीट क्राइम के मतलब बढ़ती वारदातों में इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, इसकी मल्टीपल वजूहात है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इशू हमेशा रहा है और स्ट्रीट क्राइम जो है उसमें एक लाजमी जुज़ था। 2013 में जब एक ग्रैंड ऑपरेशन होता है, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के, उन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर तमाम एजेंसीज़ को मुतहरिक किया और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ। उसमें सारे मेजर क्राइम्स आप देखें बिलतरतीब जो है वो उसमें कमी आ गई और बड़ी वाज़ेह हद तक कमी आ गई। लेकिन स्ट्रीट क्राइम वो एक क्राइम था जो चलता रहा और आज भी पूरी आबोताब के साथ मैं समझ रहा हूँ वो चल और रहा अब है। ज़्यादा इजाफा हो चुका है स्ट्रीट क्राइम में। उसकी बड़ी वजूहात ये हैं कि मैं तो पर्सनली हमेशा इस बात का बड़ा वो रहा हूँ कि ये स्पेशलाइज्ड क्राइम यूनिट्स जो हैं वो अपनी जगह पर उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी वजूहात करते रहें, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इलाका थाने पर होनी चाहिए। इलाका थाना इससे बरीज़मा नहीं होना चाहिए। इलाका थाना जो है वो चूँकि इलाके को अच्छी तरह जानता है, उनको ये भी पता होता है कि इलाके में कौन से सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, कहाँ पर जो है वो वारदातें होती हैं, तो उनसे बेहतर तरीके से कोई इसकी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। अगर ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ हम स्पेशलाइज यूनिट्स को दे देते हैं तो जो सबसे बड़ी नाकामी हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू नहीं पाया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। दूसरा, माशी वजूहात अपनी जगह पर हैं कि जब बड़े क्राइम्स में जो है उसमें सख्ती आ जाती है, वो क्रिमिनल्स कर नहीं पाते, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तो फिर वो छोटे क्राइम्स की तरफ आ जाते हैं। उसमें स्ट्रीट क्राइम जो है वो सर फहरिस्त रहता है और फिर वो स्ट्रीट क्राइम उनकी एक महबूब मशगला बन जाता है और उस पर वो काम करते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो माशी वजूहात हैं वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि कराची के अंदर कराची के ही लोगों को, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी ज़ात से हो, उनको उनकी नौकरियाँ बड़ी नापैद हो जाती हैं और वो फिर ना सरकारी नौकरी की तरफ जा सकते हैं, ना प्राइवेट नौकरी की तरफ जा सकती हैं। कराची पूरा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, कराची पूरा भरा हुआ सिटी है। कराची में मज़ीद गुंजाइश नहीं है जब तक नए एवेन्यूज़ तलाश नहीं किए जाएँ, कराची के बाहर इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम ना किए जाएँ। तो ज़ाहिर है फिर जब माशी मसाइल आ जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली इस क्राइम की तरफ रग़बत बढ़ जाती है और इलाके के लड़कों के साथ मिलकर फिर ये क्राइम जो है वो उनका गुज़र बसर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को दो बातों पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। एक तो इसकी ज़िम्मेदारी का तयन, दूसरा माशी वजूहात, और तीसरा कराची को जब डिजिटलाइज़ करने की बात आती है तो अनफॉर्चुनेटली कराची को अब तक डिजिटलाइज़ नहीं किया जा सका। 2200 कैमरे इतने बड़े शहर में जो 4500 स्क्वायर किलोमीटर में वाक़ हो, ऑफिशियल सतह पे उसकी आबादी 1.5 करोड़ से ज़ायद, अनऑफिशियली 2.5 करोड़ से ज़ायद, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये इस शहर की मैनेजमेंट जो है वो 200-250 कैमरे से 2200 कैमरे से मुमकिन नहीं है। जब तक इस हर जगह पर हम कैमरे नहीं लगाएंगे, स्पॉट्स को जो है वो सिक्योरिटाइज़ नहीं करेंगे और फिर उसके बैकअप फोर्सेस ना हो, मैं समझता हूँ ये काम मुमकिन नहीं है कि हम स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा सकें। जी ठीक है। जिस तरह से अहमद शनाए साहब ने कहा कि इलाक़ाई थाने का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि इलाक़ाई थाना जो है वो सब चीज़ों से वाकिफ़ होता है, चाहे वो अगर हम क्रिमिनल्स की बात करें या फिर जो नए उभरने वाले क्रिमिनल्स हैं, जो पुराने उनसे तो खैर वाकिफ़ ही होते हैं। एक छोटी सी हम बात करते हैं, एक मोबाइल स्नैचर जो है वही बहुत ही छोटी सी, मतलब ये चोरी का कहा जाता है, छीनने वाले, तो उनके लिए भी कोई सज़ा, एक बड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि नहीं, अगर हमने ये जुर्म किया तो हमें इसके लिए इतनी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अलमिया ये है कि आप उनको शख्सी ज़मानत पर छोड़ देते हैं, पैसे लेकर छोड़ देते हैं। तो ये आपकी नज़र में आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक पे हमें मदऊ किया, चुनाई साहब को मदऊ किया और हमें मौका फराहम किया कि हम ये कराची में इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, ये सिनारियो है जिसमें रोड स्नैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि पुलिस का जो मेन फंक्शन और काम है, वो जो पूरी पुलिस है पाकिस्तान की, उसका काम है आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अच्छा, वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो 3 तरीक़ों से तहफ़्फ़ुज़ करती है। नंबर 1 ऑपरेशनल, नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन, नंबर 3 लॉ एंड ऑर्डर। ये 3 यूनिट हैं, 3 काम हैं पुलिस के
इन 3 कामों के ज़रिए वो आवाम को सिक्योर करती है और सिक्योर बनाती है। अच्छा, ये जो रोड स्नैचिंग है, ये जो रोड रॉबरी है जो बढ़ गई है, ये आती है ऑपरेशन साइड में। अब देखिए कि जो एसएचओ है, जैसे अभी चुनाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, पुलिस स्टेशन जो है वो बेसिक यूनिट है पुलिस का। देखिए, आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई, जितनी भी आपने जो यूनिट बनाए, सीटीडी बनाया, सीआईए बनाया, और जितने भी यूनिट काम कर रहे हैं, एसएसयू बनाया, वो सब अपनी अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो है पुलिस स्टेशन, एसएचओ। जब तक एसएचओ को आप मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो ऑपरेशन से है, और एसएचओ जो है वो ऑपरेशनल साइड का ही नुमाइंदा है, यानी जो ऑपरेशनल साइड पे काम करता है। अब ऑपरेशन में क्या चीज़ें आती हैं? उसमें आती है पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, पिकटें लगाई जाएँ, कैमरेज जो लगे हैं उनकी मदद ली जाए, और उन पिकटों को, जो पिकटें लगाई गई हैं इलाके में, जो पेट्रोलिंग अफसर तैनात किए गए हैं, उनको चेक किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि किन तरीक़ों से मोबाइल स्नैचिंग होती है, उनके हुलिये जो हैं उनके हुलियों पे नज़र रखी जाए। और जितनी आप ज़्यादा मजबूत पेट्रोलिंग करेंगे, कैमरों का जो निज़ाम है, जैसे ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इलाके की सतह पे होने चाहिए, यानी कि पुलिस स्टेशन में भी जो उसका एरिया है वहाँ भी जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, और थाने में भी बैठ के ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन ऑपरेट करे, वहाँ उनका जो निज़ाम बनाओ, सर्वर वहाँ लगाओ उनके पास, तो देखिएगा इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जो पुलिस स्टेशन हैं, जो एसएचओज़ हैं, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है वो पेट्रोलिंग पे दें, पिकटों पे दें। और इन्वेस्टिगेशन वालों का काम ये है कि जैसे आपने कहा कि वो शख्सी ज़मानत पे छोड़ देते, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई एफआईआर लॉन्च हो जाती है, वो 392 में होती है, तो वो तो किसी का पावर ही नहीं है कोई उसमें शख्सी ज़मानत ले सके। नहीं, यहाँ पर और भी मामलात होते हैं, आप भी समझते जा रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी डिपार्टमेंट, मतलब सिंध पुलिस में भी काली भेड़े मौजूद हैं। ऐसे नहीं, आपने बात की पेट्रोलिंग के बारे में, सॉरी फॉर इंटरप्ट, लेकिन पेट्रोलिंग की अगर हम बात करते हैं तो अहमद चुनाई साहब, मैं इसमें चाहूँगी कि आप इसका अहमद चुनाई साहब में पेट्रोलिंग पे जो नफरी ये भेजते हैं, वहाँ पे वो नफरी भी जो है अपने मामलात में लग जाती है, ना कि अपने मामले में देखेंगे कि क्या क्या मामला चल रहे हैं, ओके, क्राइम का रेशियो किस तरह से, वो चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करती है, लेकिन वो अपने मामलात में लग जाती हैं कि चलो मैं किसी दुकानदार से ये चीज़ ले लूँ, मैं फ्रूट वाले से जो 1 किलो सेब ले लूँ, तो इस तरह के मामलात में वो लग जाती है, ना कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। देखिए, ये तो एक कॉमन कंप्लेन है और ये अज़ल से लेकर अब तक ये चल रहा है। इस मामले में काफ़ी इस्लाहात करने की कोशिश की, शायद हम कामयाब नहीं हुए। और ये लॉकडाउन हो, दुकानें का सिलसिला हो, दुकानें खुलवाने का सिलसिला हो, ये सारे काम किसी से ढके छुपे रहे। जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल एक मैं जो बात कर रहा हूँ, लेकिन हम बात करते अब पेट्रोलिंग की करते हैं, जब पेट्रोलिंग की, और डेफिनेटली न थाने के पास इतनी नफरी है, न थाने के पास इतने लोग हैं, न थाने के पास 5 साल पहले एक सर्वे किया था, इतने लोग हाजिर वक्त ड्यूटी पे होते हैं, तो इस पूरे शहर में जो है वो एक वक्त में 5 से 6 हज़ार पुलिस वाले 112 थाने में पुलिस वाले 112 थाने में एक वक्त, ये 5 से 6 हज़ार लोग जो हैं वो क्या आबादी वाले शहर को, आबादी वाले शहर को काबू कर लेंगे। हम तो 1 स्क्वायर किलोमीटर हम तो एक पुलिस नहीं दे रहे, जिसमें वो नफरा भी शामिल है जो थाने के अंदर होती है, जो थाने की अपनी हिफाजत के लिए, थाने में जो ज़रूरी अमला होता है, स्टाफ होता है, ये सारे भी इसमें शामिल है। तो कैसे आप ह्यूमनली ये पॉसिबल है कि ये 5-6 हज़ार लोग जो हैं ये पूरे शहर को मैनेज कर लेंगे, और आपके स्ट्रीट क्राइम्स भी ना हो, आपके दूसरे क्राइम्स भी ना हो, और आप जो है वो शहर को दुनिया का पीसफुल तरीन शहर डिक्लेयर करवा दें? ये मुमकिन नहीं है। हमें फैक्ट्स और रियलिटीज़ को देखना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे पुलिस वाले अगर कोई गलत हरकत कर जाते हैं तो वो, मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी जगह पर है, लेकिन हुकूमत की तवज्जो इस पुलिस फोर्स को मौसर फोर्स बनाने के लिए वो भी नज़र नहीं आती। तो अगर वो मौजूद ना हो, पुलिस को डिजिटलाइज करने की बात ना हो, पुलिस को वो जो ज़राए वो ना दी जाएँ, तो फिर हम किस बात की कंप्लेन कर रहे हैं? फिर तो वो भी इंसान है, वो भी अपना जो है वो जिस तरीके से मुमकिन हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करते हैं। मैं देखता हूँ एसएचओ 24 घंटे की ड्यूटी पे मौजूद होता है, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ये किस तरीके से जो है वो हम काम करते रहें और फिर भी शहर में जो है वो जराइम ना हो।
जी ठीक है। अहमद शहनाई साहब, हफ्ता, माहाना और सालाना आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह चोरी होती हैं और देखिए उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती देखिए है थाने? गाड़ियाँ और बाइक्स जो हैं उनके ऑफिशियल फिगर्स आते हैं, वो हमेशा ऑफिशियल ही रहते हैं, इसलिए कि लोग 100% उसकी ऑलमोस्ट रिपोर्टिंग करवाते हैं कि अगर गाड़ी चोरी की रिपोर्ट ना करवाई, मोटर बाइक चोरी की रिपोर्ट ना करवाई और वो खुदा न खास्ता किसी जराइम में मुलवस निकली, तो फिर जिसकी मलकियत होती है गाड़ी की वो मुश्किल में आ जाता है और उसके पास कोई सबूत नहीं होता ये बताने के लिए कि मेरी गाड़ी तो चोरी हो गई थी, मैं इसमें मौजूद नहीं था। तो जब हम आदाद-ओ-शुमार देखें तो आज भी कराची के अंदर मैं ये समझता हूँ कि 50 से 60 मोटर बाइक रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम चली जाती हैं और 10 से 12 गाड़ियाँ आज भी जो है वो चोरी या छिन जाती हैं। तो ये तादाद अपनी जगह पर मौजूद है, इसको कमी करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। पहले तो ये मोटर बाइक जो है वो 100 के ऊपर रोज़ाना हो जाती थी, लेकिन अब थोड़ी सी कमी वाक़ई हो गई है, फिर भी एवरेज जो है वो 60-70 के करीब ज़रूर आ जाता है। मतलब माहाना, मंथली? इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको ये फिगर्स आ जाएंगे। अगर 60 मोटरसाइकिल होती हैं तो मंथली जो है वो 1800-2000 मोटरसाइकिल हो जाती हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो 300-250 के करीब हो जाती हैं। तो ये फिगर जो है वो एक कांस्टेंट फिगर्स हैं जो चले आ रहे हैं। मोटर बाइक में थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन फिर भी मोटर बाइक अपनी जगह पर उसकी चोरी और छीना झपटी की जो है वारदातें मौजूद हैं। गाड़ियों में बड़ी कमी आ गई थी कि 18-19 गाड़ियाँ पहले जाती थी रोज़ाना की, वो 10-12 पर आ गई हैं। तो उसमें हम वाज़े कमी देख सकते हैं, लेकिन मोटर बाइक में जो है वो कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। ठीक है जी, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि इसमें कमी थोड़ी बहुत आई है और बाइक्स में इतनी ज़्यादा नहीं आई है, कुछ लोग होते हैं जो शहरी डर के मारे पुलिस से, जैसे कुछ शहरी डरते भी हैं, वो थाने नहीं जाते कि यार चलो अब हो गया तो कोई मसला नहीं है, हम छोड़ देते हैं, अल्लाह मालिक, अल्लाह ताला फिर से दे देंगे। तो क्या आपको लगता है ये एक गलत अमल है, इसमें भी क्राइम में इजाफा हो सकता है? देखिए, हमने हमेशा पब्लिक में ये बात कही है कि आप मैक्सिमम रिपोर्टिंग करने की बात करें कि अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि जी इस शहर में क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। हमने इनसे ये कहा है कि कम से कम CPLC को रिपोर्ट कर दें। उस ज़माने में जब तक मैं था मेरी बड़ी रेगुलर अपील्स आती थी कि जी आप जो है वो रिपोर्ट ज़रूर करें, रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्राइम का पता नहीं चलेगा और हम किसी को ज़िम्मेदार करार नहीं दे पाएंगे। आज भी हम ये पब्लिक से कहते हैं कि जी चाहे किसी भी किस्म का क्राइम आपके साथ हो, चाहे मोबाइल छिन जाए, गाड़ी छिन जाए, मोटर बाइक छिन जाए, पर्स छिन जाए, रास्ते में आपको जो है वो कोई मगिंग कर ले, ये सारे क्राइम जो हैं वो आपको स्ट्रीट क्राइम के ज़मरे में आते हैं और आपको फौरी तौर पर रिपोर्ट करने हैं। अगर आप थाने जाने से घबराते हैं, उसके स्टाफ के एटीट्यूड से घबराते हैं, आप अपना फ़ोन उठाएं, कम से कम CPLC को तो कंप्लेन कर दें ताकि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स में आ जाए और हम हुकाम वाला को ये बता सकें कि जी फ़ला जगह पे ये क्राइम हो रहा है और उसकी ये तादाद है। जी ठीक है। जाहिद हुसैन साहब, सोशल मीडिया पे जब कोई खबर वायरल होती है पुलिस उस पर फ़ौरन हरकत में आ जाती है, लेकिन जब आम शहरी थाने जाता है तो वो उसका अवाम और पुलिस का उस तरह का एक अच्छा वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है, एक मतलब उन लोगों की अच्छी वो एक एटीट्यूड के, मैं यहाँ पे कह दूँ तो एटीट्यूड भी उनका अच्छा नहीं होता है आम शहरियों के साथ। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं एक सजेशन है मेरी, और ये पुलिस में रहा है ये जो प्रॉब्लम है। देखिए, पुलिस की जो ड्यूटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है, 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे का मकसद जो है एटलीस्ट वो 14 घंटे लगा लें। आपको लगता है कि, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट करते हुए, एक अफसर 12 घंटे ड्यूटी पे होता है, आपको लगता है ऐसा? तो मैंने तो जब अगर कोई मामला होता है, अगर हम थाने कॉल भी करते हैं या फिर थाने अगर इत्तेफाकन चले जाते हैं तो ऐसे साहब पता करते हैं तो वो अपने घर में मौजूद है अपने फैमिली के साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा है, ये भी हकीकत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आपको नहीं हो सकता। वजह ये कि SHO की प्रेजेंस तो 24 आवर्स थाने में रहती है, वो घर जाके भी थाने में होता है। अच्छा, यानी कि एक अगर कोई हादसा हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया तो SHO ही जवाबदेह है। वो DIG को वही बताएगा, SSP को वही बताएगा, फिर DIG साहब आगे IG साहब को बताएंगे। चेन ऑफ कमांड है ना, इस तरह काम चलता है। लेकिन SHO की प्रेजेंस तो 100% थाने में होती है और 12-16 घंटे तो वो होता ही होता है, उसको होना चाहिए और वो होता है। उसकी वजह ये कि SHO तो हिल ही नहीं सकता। इतनी ज़्यादा जो क्राइम है उसका तमाम का जो जवाब देना होता है, जो बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है अफसरों को, वो तो SHO करता है। सारी बात ड्यूटी तो नहीं करता। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि 12 घंटे की जब ड्यूटी होती है, ज़ाहिर बात है 12 घंटे लेंथी ड्यूटी होती है। उसमें ज़ाहिर बात है जब शाम का वक्त होता है, पुलिस वाला सुबह 7 बजे घर से निकलता है, 8 बजे ज्वाइन करता है, असला लेता है, रोड पे आता है,
फिर वो 12 घंटे काम करता है, तो 12 घंटे में ज़ाहिर बात है ऑलमोस्ट वो भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, गर्मी है, धूप है, तमाम मसाइल हैं। फिर छीना झपटी की वारदातें आप जिस तरह देख रहे हैं बढ़ गई हैं, तो बढ़ती हैं तो ज़ाहिर बात है उसका प्रेशर सबसे पहले तो सिपाही लेता है, फिर SHO लेता है, फिर वो फील्ड में जाता है, तो ज़ाहिर बात है वो सिपाहियों से पूछता है भी ये वारदातें क्यों बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मेरा मकसद कहने का ये कि ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए। जी उससे ये होगा कि रिलैक्स होंगे तो उनका एटीट्यूड भी अच्छा होगा और वो बात भी अच्छी करेंगे, जवाब भी अच्छा देंगे। ये होना चाहिए 8 घंटे की मतलब आप ड्यूटी चाह होनी रहे हैं कि हमारे IG साहब इनकी टाइमिंग जो ड्यूटी टाइमिंग होने चाहिए, उनको कम कर दें। होने चाहिए। और उनको IG साहब को भी पता है ये बात पहले अंडर कंसिडरेशन है, इस पर बातचीत चल रही है कि ड्यूटी जो है वो 8 घंटे की होनी क्या आप चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है। 8 घंटे की ड्यूटी का मतलब है कि ऑटोमेटिकली 12 घंटे की ड्यूटी करता है। वो पहले वक्त से पहले घर से निकलता है, 1 घंटा धक्के खाता हुआ, बसों में लिफ्ट लेता हुआ थाने पहुंचता है, वहाँ जाके अपनी वर्दी चेंज करता है, अपना असला लेता है और फिर जगह पे पहुंचता है। तो 2 घंटे ये और 2 घंटे बाद के, तो 8 और 4 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी इसकी वैसे ही हो जाती है। हम ये कहेंगे जी 12 घंटे की ड्यूटी करे और 4 घंटे ये सर्व करे और 16 घंटे ड्यूटी करे, तो शायद ये मुमकिन नहीं है। उसकी वो ना एफिशिएंसी आएगी, ना उसमें वो स्पार्कनेस आएगी, और फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो कंट्रोल करने का सिलसिला है वो ज़ाया चला जाएगा। अक्सर ये शिकायत सुनने में आई है कि जी रात में मोबाइलें खड़ी होती हैं, अंदर पुलिस वाले सो रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ फुटेजेस देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं। तो जब आप उनसे फिर इतना काम लेंगे तो फिर ह्यूमन है, उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी एक हद तक रिस्पॉन्स करती है। मैं ये नहीं कहता कि वो अपनी इससे ड्यूटी से बरिज़िम्मा हो जाते हैं, लेकिन फिर हमें भी ये सोचना चाहिए कि इंसान की कितनी तकलीफ़ सहने की या कितनी ड्यूटी करने की सकत बा है। उस सकत से ज़्यादा अगर आप उसको प्रेशराइज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप वो मतलूबा नताज हासिल नहीं कर सकेंगे जिसका रोना आज हम बैठ कर रो रहे हैं। जी ठीक है, आप लोग लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, मैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पैगाम देना चाहूँगा। फिर आज मैं ये कहूँगा कि जी रिपोर्टिंग ज़रूर करें, हमारी फोर्सेस को मजबूत बनाएं रिपोर्टिंग करके, ताकि हुकाम बाला जो है उस रिपोर्टिंग के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना सकें, उन थानों को मजबूत कर सकें, उन जगहों को जो है वो क्राइम फ्री कर सकें। जी आप क्या कहेंगे जाहिद साहब? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं पुलिस को ही पैगाम देना चाहूँगा कि उन पर फ़र्ज़ है कि वो आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। उनको चाहिए कि अपना एटीट्यूड अच्छा करें, अपना बिहेव अच्छा करें, इलाके में निकलें, लोगों से मिलें, ताकि लोगों में शीरो शक्कर हो जाएं और लोगों को हौसला पैदा हो। और जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है तो ज़ाहिर बात है कार स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग की रिपोर्टिंग तो लोग करते हैं और चोरी डकैती भी करते हैं। छोटे मोटे जो मोबाइल स्नैच हो जाता है, वो जो स्मार्टफोन होता है उसकी तो लोग करते हैं, क्योंकि उसका EMI नंबर जो होता है उसको ट्रेस हो जाता है, तो करते हैं लोग। रिपोर्टिंग का तो सच अब इतना इशू नहीं है। अब इशू सिर्फ यही है कि पुलिस को थोड़ा सा वेल बिहेव होना पड़ेगा और थोड़ा सा कूल डाउन होकर आवाम की पूरी बात सुनी जाए। जी हाँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपके डिपार्टमेंट, जिस तरह से सहाफ़त में कहा जाता है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, इसी तरह पुलिस के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि पुलिस एक मुअस्सिस डिपार्टमेंट है। आप लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं, तो आप लोग जब हिम्मत से काम लेंगे, क्योंकि आवाम थोड़ी सी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह के आजकल कोविड से के जो मामलात है वो आपके सामने, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, महंगाई में इजाफा हो चुका है, तो इस तरह से उनकी बीवियों से भी वो ज़रा परेशान होकर घर से बाहर निकलते, तो पुलिस जब उस तरह से रोकती है तो उनका भी थोड़ा सा वो डिप्रेशन वहाँ पे निकल जाता है पुलिस के। तो पुलिस का काम है, एक आप बहुत अच्छा एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है, तो आप लोग चाहे अपना एटीट्यूड ऐसे रखें आवाम के साथ, ताकि आवाम को आपसे बात करने में अच्छा लगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त, मुझे मेरी पूरी टीम, हमारे जितने मेहमान होते हैं उनको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। फीडबैक देना ना भूलिएगा।